वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में इसराइल को तस्लीम ना करने का 2 टोक ऐलान किया, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हलकों में उनके बयान को बहुत ही गलत तरह से पेश किया गया। अब आज दफ्तर खारिजा ने एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था। फ़लस्तीन की रियासत को उसके हुकूक दिए जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मद्देनज़र रखते हुए मसले का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहा और ना कभी करेगा। 2 टोक मौक़िफ़। अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुछ फ़ैसले किए हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और फिर दफ्तर खारजा के बयान ने मेरे ख्याल से पूरा मामला खुलकर बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया, क्लियर अप सिचुएशन। इसके साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकिल जो मंदूब हैं बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भारत की ये जो UNSC में मेंबरशिप की एक ख्वाहिश है उसको मुस्तरद करते हुए भारत को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया, जिसने UN की करारदादों की पासदारी नहीं की, तो उसे किस सूरत में मेंबरशिप दी जा सकती है। इन तमाम जो अहम तरीन मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब। जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल साहब आपसे करना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल को तस्लीम ना करने का जो पैगाम है ये खुल कर पूरी दुनिया को दे दिया जनरल साहब, तो जिन अरब ममालिक ने इसे तस्लीम किया है उनकी क्या मजबूरी थी? कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ था और असूली मौक़िफ़ हमारा एक हिस्टोरिक भी है। और असूली की मौक़िफ़ पूछते हैं कि किस तरह के जनरल साहब की आवाज़ मुझे सही सुनाई नहीं दे। जनरल साहब आपको टेक्निकल, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। प्रोड्यूसर साहब देखिएगा, मैं जमील साहब आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेके, तब तक जनरल साहब की आवाज़ ठीक होती है तो उनकी तरफ दोबारा जाती हूँ। पाकिस्तान का तो खुल के एक मौक़िफ़ सामने आ गया, 2 टोक मौक़िफ़ है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, लेकिन जो अरब ममालिक हैं जिन्होंने इसे तस्लीम किया है उनकी आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई देती है इसमें? जी, अरब ममालिक की तो काफ़ी बड़ी मजबूरी है ना, क्योंकि वो अपनी तमाम सिक्योरिटी का मदार समझते हैं कि अमेरिका उनको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और अमेरिका और इजराइल का ज़ाहिर है एक पुराना नेक्सस है। अगर आप अमेरिकन पूरे पॉलिटिक्स को अगर जायज़ा लें और जायज़ा लें कि इजराइल का उस पर बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि वो बहुत डीप इंट्रेंच्ड हैं पूरे उस मैकेनिज्म में अमेरिका के। तो लिहाजा कोई भी अमेरिका में अगर कोई वहाँ का कांग्रेसमैन होता है या सेनेटर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो उससे बहुत सारे प्लेजेस लिए जाते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। आप कहेंगी आगे जाके तो मैं पूरा बता दूंगा कि इजराइल किस तरह प्लेजेस लेता है वहाँ के जो लीडर्स हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब कि ये मिडल ईस्ट के और ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के ममालिक और सर फहरिस्त जिसमें सऊदी अरेबिया है और UAE है। मैं जब खुद भी वहाँ सफ़ीर था UAE में, तो वहाँ के मुझे सरबराह कहते थे कि एम्बेसडर आपका मुल्क कभी कभी क्रिटिसाइज़ कर देता है अमेरिका को और वो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें देखें यानी UAE और सऊदी अरब को कि हम कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा मफाद। तो एक ये वजह है कि उन्हें अपना डायरेक्ट मफाद नज़र आता है अमेरिका को नाराज़ न करने में और इजराइल को तस्लीम करने में। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये एक मुल्क ने किया है और अभी 6-8 मुल्क अभी करने वाले हैं, और अभी वही कोशिश। और प्राइम मिनिस्टर से जब इंटरव्यू हो रहा था चंद दिन पहले एक मिडल ईस्ट के अखबार का, तो वहाँ भी यही जिक्र आया कि अमेरिका की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी। ठीक है जी, ठीक है जमील साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने जमील साहब को भी सुना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, आई होप अब आप सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी हमें आएगी, नाजरीन को भी जाएगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे सवाल नहीं पूछना, आप कुछ कह रहे थे वहीं से प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए।
मैं ये कह रहा था कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो तारीखी भी और रसूली भी है। हमारे कायद-ए-आज़म का फरमान था, और मैंने जैसे कहा कि जिस तरह हम कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की करारदादों की कदर करते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ भी करारदादें उसी तरह इम्प्लीमेंट की जाएं, और हक खुद इरादियत जो कि पैदाइशी हक है फलस्तीनियों का और कश्मीरियों को, वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये सारा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी जल्दी जल्दी उसको इजराइल को तस्लीम करने का काम किया जा रहा है। वहाँ बुनियादी तौर पे अरबों ने अब एक दुश्मनी अपनी ईरान के साथ खड़ी की, और उसके बाद इनको अपनी प्रोटेक्शन और अपनी हिफाजत का मसला आया, जबकि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आप देखिए कि बहरीन में यही प्रॉब्लम, वो शिया सुन्नी वाला किस्सा वहाँ पे भी, और ये अबू धाबी, दुबई भी, और सऊदी अरेबिया, ये यमन की वजह से, हौथीज की वजह से ईरान से डरना शुरू हो गए। नतीजा ये कि इन बना अमेरिका का, और अमेरिका ने इनको फिर मजबूर किया कि आप इसराइल को करें, क्योंकि इसराइल बुनियादी तौर पे इनको सपोर्ट करेगा ईरान के खिलाफ। इसराइल की तो ईरान से दुश्मनी है पक्की, तो नेचुरली ये उसको तस्लीम करके तो अपनी सरजमीन पे उनको रास्ता दे रहे हैं। अब ये चीज समझने की बात है कि इजराइल तो जो कुछ कर रहा है वो अपने मकासद के लिए कर रहा है, और उसके मकासद मुसलमानों के हक में कभी नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे तो उनको शायद ताकत मिल जाए, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि आप कैसे जो तारीखी हकाइक है उनको कैसे जुटला सकते हैं। इजराइल ने या यहूदियों ने तो कभी भी मुसलमानों को, इस्लाम को कबूल नहीं किया, और अगर वो सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पे उनका पांव चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो मकामात मुकद्दसा हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ उसको एक ही लेंस से देखा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उनको इत्तेहादी चाहिए ताकि वो अपना दिफा कर सकें, और ये वजह है कि वो वहाँ पे इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिए, मतलब वाज़े अल्फाज में मुस्तरद हो गया कि जी उस पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी किस्म का कोई प्रेशर है। अब अमरीका जो मुस्लिम ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने के लिए बाकायदा प्रेशर डाल रहा है, तब्दीली आई इसके बाद इसराइल के लिए कोई पॉलिसी तब्दीली भी आप देखते हैं, एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है आपके मुताबिक? जी, बहुत अहम पहलू आपने बयान किया है। इजराइल के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी एक मुसम्मम पॉलिसी रहती है और मुसलसल पॉलिसी रहती है, और जैसा कि मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि उसमें जब भी वहाँ कोई अमेरिका की लीडरशिप इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो उसकी बहुत सारी लॉबीज है। वहाँ 1857 में जो ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी, जितनी ज़्यादा वो वहाँ अमेरिका में मजबूत है वो कहीं भी नहीं है उतनी दुनिया में, और उसमें हर पॉलिसी उनकी ड्रिवन होती है उस निज़ाम के तहत। तो लिहाजा आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है कि मुझे पॉलिसी नज़र नहीं आती है चेंज होती हुई, और उस पॉलिसी से मुराद ये है कि जो वेस्ट सेशन है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर तो हो सकती है क्योंकि अंदाज बदल जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इजराइल की है उससे इख्तलाफ करना मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल होगा जो बाइडन के लिए या आगे आने वाले प्रेसिडेंट के लिए भी, क्योंकि तारीख बताती है कि इससे पहले इतने सारे सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, और इजराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत की हुई है जैसे कश्मीर में की जाती है कश्मीरियों पर, वो उन्होंने जारी रखा हुआ है। इसके बावजूद कि दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज ने उसकी हर जगह और हर प्लेटफॉर्म पे मुखालफत की है, तो वो सिलसिला महसूस यही होता है कि जारी रहेगा, और वो सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे कलीदी ममालिक जो हैं वो अपनी सफारती ताल्लुकात बरकरार रख लेंगे। एक हकीकत भी जान लीजिए, वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में जो अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारी बिल्कुल कॉर्नर स्टोन है हमारा कश्मीर का मसला, और कश्मीर के साथ ही जिस तरह आप जनरल साहब को भी सुन रही थी कि वो कश्मीर के साथ फलस्तीन का मसला जुड़ा हुआ है, जिस तरह वो वहाँ से वेस्ट बैंक को एनेक्सेशन करना चाह रहे हैं, मोदी ने तकरीबन कर लिया है वो 370 और 35 उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को एब्रोगेट करके। तो वो हमारे
तो हम तो उस दो राहे पर खड़े हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना अहाता करना पड़ेगा कि इन तमाम मामलात में हमने क्या खोया क्या पाया। उसूली मौक़िफ़ तो बहुत अच्छी बात है और उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि उसी उसूली मौक़िफ़ के तहत हम कश्मीर के मामले को आगे लेके चल सकते हैं और फ़लस्तीनियों से अपनी हम वफादारी कर सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि पिछले 30 सालों में हमने सिर्फ फ्रंट लाइन स्टेट के अलावा, हमने वॉर ऑन टेरर के अलावा कुछ भी अभी तक नहीं पा सके। हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है इकोनॉमी की और बाकी तमाम, तो हमें एक दफ़ा अपने बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ फॉरेन पॉलिसी को दोबारा वज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप आने वाले दिनों में देख रही हैं कि मुस्लिम ममालिक में बहुत कसीर तादाद जो है वो तस्लीम कर लेगी और हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा मलबा गिरेगा। ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी मुझे बात करनी है, आगे जाके आप दोनों से आपका मौक़िफ़ मुझे चाहिए होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पर आपका जो मौक़िफ़ है आप ज़रा वो शेयर कर दें। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले तो कभी प्रेशर आया नहीं और अब भी प्रेशर के मेरा नहीं ख्याल के कोई खास चांसेस है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी। वो वजह ये है कि आपकी डिपेंडेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अब चाइना की तरफ हो गई और मगरबी दुनिया पर खासतौर पर अमेरिका के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं रही। सही। और मेरा नहीं ख्याल कि वहां से अब इतना अब्रप्ट किस्म का कोई प्रेशर जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मतवक्के था वो किसी और प्रेसिडेंट से आएगा। ठीक है। वो हो सकता है कि वैसे आपको इंकरेज करना चाहें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है या पाकिस्तान जो है वो इतने प्रेशर में आएगा कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला को चॉइस करने के लिए प्रॉब्लम बन जाए, ये हो नहीं सकेगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि हमें अगर फैसला करना होता तो हम उस वक्त कर सकते थे या करने की जरूरत महसूस करते जबकि हम देख रहे थे कि भारत और इजराइल का एक नेक्सस बन रहा है और वो हमें टोटली स्ट्रेटेजिकली हमें एक पिंच करेगा एक वक्त पे आके, क्योंकि भारत डिपेंड करेगा उसकी टेक्नोलॉजी पे, चीजों पे जो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होगी और वो नेचुरली टेक्नोलॉजी काफी एडवांस कंट्री है। तो वो हमने छोड़ दिया, हमने वो अपना नुकसान करना कबूल किया सिर्फ इस वजह से कि असूली मौक़िफ़ हमने होल्ड करना है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आके हम किसी भी चीज के ऊपर अपना असूली मौक़िफ़ या उसको खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक वाज़ेह लाइन ड्रॉ कर ली गई है और वो ये है कि जो खलीजी मुल्क हैं वो उनकी पॉलिसीज ईरान की वजह से हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं और हमारी अपनी पॉलिसीज जो हैं वो अब खित्ते में चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव की वजह से वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमने अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है या जैसे हमने अपना स्टांस रखा हुआ है, हमें हमारे मुकाबले में भी यही होगा और हम इंशाअल्लाह ताला उसी पे कारबंद रहेंगे कि इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जमील साहब, पाकिस्तान भारत के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप जो है उसकी मुखालिफत करते हुए दहशतगर्दी के तमाम सबूत पेश करने की बात की है। क्या आलमी दुनिया जो भारत का दहशतगर्द चेहरा पहले से ही देख रही है, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि भारत का चेहरा दहशतगर्दी पे जैसा चेहरा जो है वो सबके सामने है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस पर कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो ये 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जिस अंदाज से शवाहिद पेश किए गए हैं वो बड़े मजबूत और बड़े मरबूत किस्म के शवाहिद हैं, तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन दुनिया या अक़वाम में जब डिप्लोमेटिक एरिना में काम होता है तो उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। ये जो बात की गई है वो बात इतनी ही रहेगी कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अगर इसको यहीं छोड़ दिया गया जैसा कि बरसा बरस से हो रहा है तो इसको फिर दुनिया अक़वाम के जहनों को झंझोड़ने के लिए ये बिल्कुल तकरीबन नाकाफ़ी है। इसमें तमाम जितने भी हमारे एम्बेसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसीज पे करनी पड़ेगी ताकि दुनिया अक़वाम को ये बताया जा सके, जनवाया जा सके कि क्या है। तो उस लिहाज से हमें बड़ी इस पे एफर्ट की जरूरत है। जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का ताल्लुक है इंडिया के, बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और उसके साथ 7 या 8 ममालिक और हैं, बल्कि 27 ममालिक हैं, लेकिन कलीदी ममालिक 7 हैं जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया अभी तक नहीं बन सका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप और उसमें हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे। रहा सवाल चाइना का, चाइना के इजराइल से नंबर 3 है दुनिया का
जिसके साथ उसके ट्रेड के भी ताल्लुकात हैं और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के, इसी तरह तमाम मुस्लिम ममालिक और ईरान से। तो हमें आगे जाके जो आप पिछली बात कर रही थी इजराइल के हवाले से, तो चाइना की तरफ से भी हमें जरूर बड़े एक डिप्लोमेटिक तरीके से बातें हम तक पहुंचाई जाएंगी। जी ठीक है जी। अरे जनरल साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका भी कमेंट इस पे चाहूंगी कि क्या भारत के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप है, इसके कुछ चांसेस हैं, और इस मेंबरशिप के लिए चीन किस तरह से पाकिस्तान को मदद फराहम कर सकता है आपके मुताबिक? देखिए, बात यह है कि हमारा अपना बहुत बड़ा एक मसला ये रहा है कि हमने बहुत अरसा तक भारत को बेनकाब नहीं किया, और जो हमारे ऊपर भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक असॉल्ट रहा, फॉरेन पॉलिसी में था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट डिक्लेयर करवा दिया जाए। तो वो उस काम पे लगा रहा और हमने अपना दिफा नहीं किया। हमारे 5 साल पिछले हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल सह गए, प्रदर्शन वगैरह ये सबूत मौजूद है। आज हमारा मसला बहुत बड़ा हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी का और परसेप्शन का है। अगर दुनिया ये परसीव करती है कि हम टेरर स्पॉन्सर करते हैं और भारत के अंदर टेररिज्म हम कराते हैं, हालांकि वाकया तो चंद एक हुए, तो वो आपकी बात पे आसानी से यकीन नहीं करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि आप मिसाइल करने के लिए भारत का दूसरा नक्शा भी सामने लेके आए। हमें पता है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते रहे। अगर आप ये झूठ उनके खोल दें और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में अपनी रिसर्च लेके सामने आए, तो उसके साथ साथ फिर ये भी आप चैप्टर खोलें उनका कि हमारे मुल्क में वो किस तरह कराते रहे, तो शवात इतने अच्छे हैं कि दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुके हैं। ठीक है। हमने भारत को बहुत खुली छुट्टी दिए रखी, जहां वहां पे कोई डिग्नेटरी विजिट पे आया है तो जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान का जरूर जिक्र आया है। अगर एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग हुई है जैसे अमेरिका और भारत की होती है, तो उसमें भी जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान पे आया कि जनाब आप हमसाया मुल्क में टेररिज्म बंद कराएं। हमें इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि जब ये पुलवामा का किस्सा हुआ है तो बगैर किसी सबूत के फौरन बाकी दुनिया ने कहा नाउ इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। चाइना समेत किसी ने कंडेमनेशन नहीं की कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके गया, इंडिया गया वहां पे, चाइना ने भी कंडेमनेशन नहीं की, क्योंकि गालिबन परसेप्शन उनकी भी यही है कि हम टेररिज्म कराते हैं। तो ये चीज बड़ा जरूरी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को दुरुस्त करें, आपकी बात सुनी जाएगी। उसके लिए मेहनत बड़ी करनी होगी, और दोनों चीजें, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी आपने सामने लाना होगा, और अपने मुल्क में जो कुछ आपके पास शवाहिद हैं भारत की दहशतगर्दी के, वो भी दुनिया के सामने रखने होंगे। ठीक है जी, ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।